Hello guys, good morning. Welcome back to my channel which is Statistics with Vivek. So चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं. लास्ट चैप्टर हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी किया था. उसके अंदर हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा, हमने हाइपरजोमेट्रिक को समझा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को समझा. सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को हम गहराइयों से जानेंगे. So let's start it this chapter. What's the agenda? First of all, let's discuss what is the agenda for this chapter. We are going to study continuous probability distribution basic definition, then king of every distribution which is normal and standard normal distribution, then standardizing a normal distribution, applications of normal distribution. मेरा फेवरेट पार्ट होता है ये एप्लीकेशन का, क्योंकि इससे ही हम मीनिंगफुल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. देन इसके बाद हम समझेंगे जेड एंड एक्स वैल्यूज़ को एंड अप्रॉक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे हम एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट हो सकते हैं, उसके अप्रॉक्सीमेशन को समझेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. First of all, let's start with basic definition of continuous probability distribution. एक रैंडम वेरिएबल है x, वो चाहे तो डिस्क्रीट हो सकता है या तो वो कंटिन्यूस हो सकता है उसके एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ लाइफ ऑफ ए बैटरी, आपके पास एक सेल है, वो कितने दिन चलेगा, आपके पास कोई नंबर है उसको बताने के लिए? टू बी स्पेसिफिक, 10 दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा? नहीं, आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो. ऐसी चीज़ों को आप किस में एक्सप्लेन करते हो? इन अ पर्टिकुलर रेंज. लाइक ये सेल जनरली 2 से 3 महीने के बीच में चल जाता है. दैट्स ऑल. सेम फॉर द हाइट ऑफ ए पीपल इन योर क्लास, टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एग्जामिनेशन, अमाउंट ऑफ ए मिल्क इन अ गैलन. कहते हैं कि 1 लीटर थैली के दूध में 1 लीटर दूध होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. कभी कभी वो कम भी होता है, कभी कभी वो ज़्यादा भी होता है. ओके. वेट ऑफ बेबीज़, प्राइसेस ऑफ हाउस, क्योंकि वो वेरिएट करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इफ़ हमें डिफाइन करना पड़ता है प्रॉपरली एक रैंडम वेरिएबल को. अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी ना, वो किसी पर्टिकुलर रेंज में लाई करेंगी. a और b के बीच में वैल्यूज़ लाई करेंगी. हम एक पर्टिकुलर नहीं बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी. कि अगर मैं लाइफ ऑफ ए बैटरी का एग्जांपल दूं, 10 क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो लाइफ ऑफ ए बैटरी है वो बराबर हो 10.5 के? बहुत ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होगी. क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल है. एक रेंज में से एक वैल्यू को उठा के बताना बहुत मुश्किल होता है. इसके बारे में आगे देखते हैं. सपोज करिए x इज़ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डेट रिप्रेजेंट हाइट ऑफ दीज फीमेल स्टूडेंट. ओके. तो है क्या कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनका हमने डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा में हमको क्या पता चलता है कि 60 से 61 की हाइट, इंचेस की हाइट के बीच की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं. हमने कैलकुलेट किया 90. ऐसे हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हमने सबकी निकाल ली. जब इन सब का सम किया तो आया 5000. अब अगर हमें इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा 5000 से. ओके. हमने फिर इस डेटा को प्लॉट कर दिया. इस डेटा को प्लॉट करने के बाद हमें क्या समझ आ पा रहा है? इस डेटा को प्लॉट करने के बाद हमें ये समझ आ पा रहा है कि इस पूरे डेटा के अंदर इस रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ टुवर्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि हम टोटल में से काउंट कर रहे हैं कि इस सेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, विच इज़ 90. तो 90/5000 इज़ नथिंग एल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन. क्या प्रोबेबिलिटी होगी 60 से 61 के बीच में?
सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। इन सब का अगर मैं सम करूँगा ना तो वो मेरे पास कितना निकल के आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। X is a continuous random variable that represent height of these female students. Okay. So हमने फिर क्या किया, इसका एक पॉलीगॉन ग्राफ बना लिया। ये जो हमने एक फ्री लाइन बनाई है जो होल्ड करती है इन पॉइंट्स को, दिस इज आवर डेटा। ओके। देन इसके बाद अगर मान लीजिए गैप जो होता है वो एक डिफरेंस जो है 60 से 61 है, अगर ये एक वैल्यू से ज़्यादा हो, लाइक इंक्रीज बाय 5 हो रहा हो, इंक्रीज बाय 10 हो रहा हो, 60 से 70 हो रहा हो, तो उस केस में हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं इन सबको। द रिलेटिव मतलब कि 60 टू 70 है और इसकी फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 10। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, जो भी निकल के आएगी 10/100। ओके। देन इसके बाद इसको दोबारा डिवाइड कर देंगे इनके गैप से, तो हमें एक पर्टिकुलर सेल का निकल के आएगा, एक पर्टिकुलर रेंज की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। ओके। टू मेक द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इक्वल्स टू 1। The probability distribution curve of a continuous random variable is also called probability density function. Okay. ये जो probability distribution curve निकल के आया, ये वाला जो curve है, इसको हम क्या बोलते हैं, probability density function. Okay. इसके अंदर का एरिया का सम बराबर होता है 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Probability distribution of continuous random variable possesses following two characteristics. एक जो ग्राफ होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, जब हम उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जब ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो इनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आप x की कोई सी भी वैल्यू निकालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक x रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होंगी ना, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। ठीक है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ओके, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इंटरवल्स विद इन विच x कैन बी एज्यूम इज वैल्यू 1। ओके। x की प्रोबेबिलिटी a से b के बीच में जो भी होगा इस एरिया के अंदर कवर होता है, और ये जो एरिया का वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। और अगर मैं इन सारे एरियाज़ को प्लस कर दूंगा तो ये सारे की सारी वैल्यू मेरी 1 निकल के आएगी। क्यों निकल के आएगी 1? फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम करूँगा ना तो ये 1 निकल के आता है, और वही मैंने इसको प्लॉट किया है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि डिफरेंस इन रेक्टेंगल का जो एरिया है वही शायद इसी के इक्वल है। अब देखो रेक्टेंगल, इन सारे रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं प्लस करूँगा तो 1 कैसे हो पा रहा है, समझना इस बात को। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। ठीक है। हमारे पास B कितना है, 1 है। L कितनी है हमारे पास, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये जो हाइट है ये क्या है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ही तो है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल है, सबकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को मैं प्लस करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 ही तो आएगा। तो इन सब का एरिया किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओके। तो चलिए इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर आप डिस्क्रीट के अंदर पढ़ के आ रहे हो कि ये 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इक्वल टू का, क्योंकि यहाँ पे हम a को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हम उन वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं जो a से छोटी होती हैं। ठीक है। बट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे a और b बराबर होते हैं, a इक्वल्स टू b एंड b मतलब इक्वल्स टू के निशान के बराबर होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि x इज स्मॉल देन a इज इक्वल्स टू द x स्मॉल एंड इक्वल टू द a। क्यों भाई,
क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ पे इस कर्व में ये वैल्यू है ए, ठीक है, अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ इससे पीछे की, ठीक है, स्मॉल बोला है ना, तो वो भी जो वैल्यू आएगी वो बराबर ही होगी इसके, जब मैं ए को इंक्लूड कर रहा हूँ, जब मैं ए को इंक्लूड करूँगा और नहीं भी करूँगा तब भी। क्यों? क्योंकि भाई एक पॉइंट कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर एक पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। अब ज़ीरो के बराबर क्यों होती है? जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ज़ीरो के बराबर क्यों है। सिंपल सा रीज़न है, आपके पास मैं ए की जगह कुछ अच्छा होगा नंबर यूज़ कर लूँ। एक इंसान है और उसकी हाइट है 5 से लेके 6 के बीच में, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो है 5 से 6 के बीच में। आप मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5.12500000 की? बहुत कम ऐसे लोग होंगे, मतलब बहुत कम। क्या ये प्रोबेबिलिटी निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादा आसान बना देता हूँ, छोड़ो इस एग्जांपल। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, ज़्यादातर सभी बच्चों की हाइट है 5 से 6 के बीच में। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि चलो मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक ऐसे इंसान की जिसकी हाइट हो 5.25001, एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, आप क्या निकाल पाओ? मतलब आप बता, आपको क्या डेटा मिलेगा आपकी 40 बच्चों की क्लास में? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जनरली 5 to 6 बोला है ना, उसमें वैल्यू कहीं पे भी लाई कर सकते हो। इस वैल्यू को पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसको हम ज़ीरो बोलते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। ओके, गुड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन राजा होता है। क्यों राजा होता है? इससे बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो खोज करी है ना, इसको और भी नामों से जाना जाता है। इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसे बेल शेप कर्व भी कहते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, मे भी शायद से वो जर्मन था, उसके नाम में कॉस आता था, इस वजह से हम यूज़ करते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। हुआ क्या था? द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मैनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन पोजेस। एक रैंडम वेरिएबल बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पोजेस कर सकता है। उनमें से एक होता है रैंडम वेरिएबल, मतलब कि सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि एनोवा, काई स्क्वायर, F1, बाइनोमियल एंड टी टेस्ट, Z टी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। उनमें से रैंडम वेरिएबल किसी एक को पोजेस कर सकता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनमें से एक होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे नेचर के अंदर ये देखा गया है बहुत सारी चीज़ें एंड एट अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाम की चिड़िया को फॉलो करते हैं। क्या खास है ऐसा इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चिड़िया के अंदर? ये नेचर के अंदर से डिराइव किया गया फॉर्मूला है। हम देखो, अब जैसे आपकी क्लास है 40 बच्चों की, उसमें से कितने बच्चे, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसमें से कितने बच्चों के पास आईफोन है, लाइक ऐसा फ़ोन जो 80-90 हज़ार से ज़्यादा का है। चलो एक ग्राफ बनाते हैं। ये है वो इस तरफ हम रखते हैं प्रोबेबिलिटी और इस तरफ रखते हैं आपका स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बेसिकली एक्स। तो ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कितने बच्चे होंगे? चलो पहले इसको ना फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करते हैं इजीली समझाने के लिए, बाकी इसको टोटल से डिवाइड करेंगे। ऐसे कितने बच्चे होंगे आपकी क्लास के अंदर जिनके पास एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ अ फ़ोन, बेसिकली जिनकी फ़ोन की जो वैल्यू है वो 80-90 हज़ार से ज़्यादा की है, बहुत कम।
ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 80 है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी फ़ोन की वैल्यू 5,000 है, ऐसे भी बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि आजकल जनरली जो फ़ोन होते हैं वो आते हैं आपके तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये के। तो ये भी वैल्यू आपकी होगी तकरीबन लाइक 5K, बहुत छोटी वैल्यू होगी, और ज़्यादातर लोग इस कर्व को फॉलो कर रहे होंगे, मिडल में ज़्यादा, एक्सट्रीम में कम। तो ये जो शेप होती है इसे हम कहते हैं बेल शेप, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, weight of a pupil, scores of an examination, weight of a package, amount of milk in a gallon, ये सारी की सारी चीज़ें इस कर्व को फॉलो करती हैं कि एक्सट्रीम पे कम है, मीन पे ज़्यादा है, और ये सिमेट्रिक है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो चलो समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज देख ली, यहाँ पे फिर हमने उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गैप है ये ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है, 5 है, तो हम इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। तो हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेंसिटी निकाली डिवाइड करके, तो उससे होगा क्या कि हमारे पास ये कर्व निकल के आएगा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। एंड्स में देखिए, एंड्स में, एक्सट्रीम एंड्स में प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, और मीडियन पे देखिए कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे कितनी कम है। ठीक है, मीन पे ज़्यादा है, एक्सट्रीम्स पे कम है। I should use these simple colors, आँख हमें चुभने लग जाते हैं रेड कलर्स। हाँ, तो चलिए, तो ये जो कर्व है ना, ये हमारे नेचर के अंदर देखा गया है, फिर हमारे मैथमेटिशियंस ने इस कर्व की एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी। वो जो इक्वेशन निकल के आती है वो बड़ी अटपटी सी होती है, लोगों को बड़ी अजीब करती है, लेकिन उसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो इसका जो फंक्शन की जो वो होती है ना इक्वेशन, वो कुछ ऐसी होती है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन होती है ये होती है इस फंक्शन की, किस फंक्शन की, इस ब्लू लाइन की, कि ब्लू लाइन कौन सी मतलब कि इस ब्लू लाइन के अंदर ये वैल्यूज़ डालते जाओ तो ये वैल्यू निकल कर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडल वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं मीन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल बेल शेप, ये एक कर्व होता है जिसको हम डिनोट करते हैं इसके मीन से और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकता है, ज़रूरी नहीं है इसको ही फॉलो करे, किसी और को भी फॉलो कर सकता है। तो हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है x जो रैंडम वेरिएबल है एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तो हम ऐसे लिखेंगे x फॉलोज, ये सिंबल फॉलोज का है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद हैविंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, स्क्वायर इज फॉर द वेरिएंस। ओके, ये क्लियर है? गुड, तो चलिए अभी यहाँ तक ही रखते हैं, 11th क्लास स्लाइड तक आगे की चीज़ें आगे देखते हैं। सो आई होप को आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आप इनको और अच्छे से डीप में अभी आगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, कितने तरीके के होते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल को समझेंगे, एंड दैट्स ऑल। Thank you so much for attending this lesson.